हेलो फ्रेंड्स, मैं कपिल तोमर स्वागत करता हूं आपका मिशन मोड चैनल में। हम बढ़ते हैं अपने यूपी कांस्टेबल हिंदी की नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो अगला चैप्टर है हमारा विराम चिन्ह। देखते हैं विराम चिन्ह में हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है, तो ये छोटी सी क्वेश्चन है, इन्हें कर लोगे तो आपके 2 नंबर श्योर हो जाएंगे। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन से पहले आप देखो कि विराम चिन्ह होते कौन कौन से हैं। ठीक है, ये आपके पहले कितने हैं, ये सबसे पहले विराम चिन्ह हिंदी में किसने, मतलब अगर श्री कामता प्रसाद गुरु ने विलोम के कितने चिन्ह बताए हैं आपको, 20। कभी पूछे क्वेश्चन में तो विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है, 20। पहला चिन्ह कौन सा है आपका, अल्प विराम। देखो ये जो कॉमा बोलते हो ना, आप कॉमा लगा दो, ये क्या होता है, अल्प विराम। दूसरे नंबर का है आपका अर्ध विराम। तो अर्ध विराम का मतलब हो जाएगा कॉमा के ऊपर अगर यदि बिंदु लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, अर्ध विराम। अगला है आपका पूर्ण विराम। पूर्ण विराम यानी कि एक डंडा खींच दोगे। अगला प्रश्नवाचक, ये तो सबके याद ही होता है प्रश्नवाचक। अगला होता है आश्चर्य बोधक, यानी कि पूर्ण विराम लगाओ और इसके नीचे जो बिंदी आएगी ये कैसा हो गया, आश्चर्य बोधक। कई जगह इसको विस्मयादि बोधक भी बोला गया है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। अगला है निर्देशक चिन्ह या डैश भी बोल देते हैं, या क्या बोलते हैं, संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह। ये एक ही होते हैं सारे। कौन से, ये जो होता है बीच में, जैसे माता पिता लिखोगे उसके बीच में लगाओगे तो क्या बोलोगे, संयोजक चिन्ह। ठीक। कोष्टक भी ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है। कोष्टक कैसे होते हैं, छोटा, मझला और ये बड़ा। नहीं, ये बड़ा, बीच वाला बड़ा है, ये मझला है। ठीक है, बढ़ते हैं 8वें पर। 8वां कौन सा चिन्ह है हमारा, अवतरण। जैसे कोई चौपाई वगैरह या उसमें कोई भी रस छंद पढ़ोगे तो उसमें आपको देखने को नज़र आता है अवतरण चिन्ह, या इसे उद्धरण चिन्ह भी बोलते हैं। एक ही नाम है इनका। अगला है हमारा 9 नंबर उपविराम, या इसे अपूर्ण विराम भी बोलते हैं। पूर्ण विराम तो पूरा, यदि अपूर्ण विराम बोलोगे तो 2 बिंदी लगाओगे। ठीक। अगला है हमारा 10वां नंबर का कौन सा, विवरण चिन्ह, यानी कि 10 नंबर है हमारा विवरण। तो विवरण क्या होता है कि जब कोई चीज़ का एक्सप्लेनेशन करते हो ना आप ऐसे, तो ऐसा चिन्ह जो लगाते हो, जब 10th-12th में आपने बोर्ड के पेपर में जो कुछ चीज़ का एक्सप्लेनेशन देनी तो ये चिन्ह लगाते हैं। क्या बोलते हैं इसे, विवरण चिन्ह। ये पहले 10 हैं, पढ़ते हैं 10 और। ये हैं हमारे 10 और। पहला कौन सा है, अगला है हमारा पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह, यदि इसमें कैसे 2 बार डंडे आ रहे हैं तो ये ऊपर कोई चीज़ ऐसे और ऐसे, इसका मतलब हाईलाइट कर देना, ये लगा देते हैं। ये क्या होता है, पुनरुक्ति, यानी इस चीज़ की आवृत्ति एक बार और होना, पुनरुक्ति। अगला चिन्ह होता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह होता है शून्य, शून्य जैसा। अगला होता है लोप। लोप मतलब होता है किसी चीज़ का छुपा हुआ। जैसे कि आपने देखा जो 1 2 3 लिखते हैं, 1 2 3 ऐसे ऐसे करके मैं 10 लिख दूँ, तो आप क्या समझोगे, जो इसके बीच में जो जितने भी 1 2 जो छुपाई गई हैं संख्या, वो लोप कर दी है। ठीक है, तो ये प्लस की तरह भी यूज कर लेते हैं कई जगह। अगला है हमारा 14 नंबर पाद चिन्ह। ये योजक चिन्ह तो होता है बड़ा, योजक या संयोजक बड़ा, और पाद चिन्ह होता है थोड़ा सा छोटा। एक ही देगा, ऑप्शन में देगा तो इनमें से एक ही आएगा, ऐसा नहीं दोनों दे दे। ठीक है, तो ध्यान रखना, छोटा होता है पाद चिन्ह, योजक चिन्ह बड़ा। अगला होता है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। जब आप किसी धार्मिक ग्रंथ या कोई वो पढ़ोगे पंक्तियाँ, उसके पीछे ऐसे लगा रहता है, आरती वगैरह ऐसे करके, रामायण वगैरह रामचरितमानस पढ़ोगे ये, तो इसका मतलब क्या है, दीर्घ उच्चारण, यानी कि जिस शब्द के पीछे लगाया उसे तेजी से बोलना है। तो ये चिन्ह हो गया दीर्घ उच्चारण का। 16 नंबर है हमारा पाद बिंदु। पाद बिंदु ऐसे समझो जैसे कि आप किसी चीज़ में भाग का साइन होता है, ये क्या होता है, पाद बिंदु। अगला होता है हंसपद, यानी कि ऐसे करके बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, हंसपद। को 18 नंबर है हमारा टीका सूचक में आते हैं प्लस प्लस और स्टार, यानी कि जब कोई बात लिख लेनी, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दूँ इम्पोर्टेंट और यहाँ ऊपर इसके स्टार बना दूँ, और इसकी व्याख्या किसी पेज के नीचे स्टार बना के करूँ जो बुक में नोट रहता है कि नोट।
तो ये क्या होता है, टीका सूचक। यानी कि अगर सेंटेंस के बीच में ये बात नहीं लिख सकता था, इसलिए यहाँ स्टार लगाया और इस बात को पेज के सबसे निचले हिस्से में लिख दिया। ये क्या होते हैं, टीका सूचक। 19 होता है तुल्यात्मक, या इसे क्या बोलते हैं, बराबर का चिन्ह भी बोल देते हैं कई बार, समाप्ति सूचक। ठीक है, तो समाप्ति सूचक दो होते हैं, बीच में जीरो। ये जब कोई चीज़ हो जाती है एंड तो ऐसे ख़त्म कर देते हैं उसको, ये होते हैं आपके समाप्ति सूचक। ये पढ़ लिया आपने 20 चिन्ह जो थे कामता प्रसाद के गुरु के अकॉर्डिंग। सारे चिन्ह आपको याद होने चाहिए। अब बढ़ते हैं पिछली बार आए हुए सारे क्वेश्चन की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में विराम चिन्ह का उपयोग हुआ है। उचित, यानी कि आपको बताना है कि सही विराम चिन्ह कौन सा है। सही विराम चिन्ह कौन सा है। देखो MA, यहाँ तो कोई पॉइंट है ही नहीं, गलत। अगला MA, यहाँ भी कोई पॉइंट नहीं है, ये भी गलत। अगला MA B.Ed, MA B.Ed, तो यहाँ एक होना चाहिए था कॉमा, इसे बोलते हैं अर्धविराम, तो ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से। देखो लिखा कैसे इंग्लिश में देखोगे तो MA, ठीक है। हिंदी में पॉइंट लगाते हैं, मैं इंग्लिश में लिख के दिखा रहा हूँ ऐसे, ये और ये हो जाएगा B और E और D, B.Ed, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ, तो ये सारी चीज़ें लिख के आती हैं। तो ये लिखा था MA के बाद लगेगा यहाँ कॉमा और फिर B.Ed। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देख लो सही से, जब ना दिखा हो तो कॉमा आएगा इनके बीच में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से विराम चिन्हों का कौन सा प्रकार नहीं है। यानी कि इनमें से कौन सा है जो विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। देखो विवरण पढ़ा, जब किसी चीज़ की वो करते हैं एक्सप्लेनेशन तो कौन सा चिन्ह लगाते हैं, ये क्या हो गया, विवरण चिन्ह। और लाघव चिन्ह के बारे में पढ़ा आपने, ये क्या होता है, लाघव चिन्ह। यदि ऐसे कर दो। निर्देशक चिन्ह क्या होता है, जिसे संयोजक या निर्देशक बोलते हैं, ऐसे वाला। उपदेशक जैसे नाम का कोई चिन्ह था उसमें, नहीं था, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उपदेशक। इस प्रकार का कोई चिन्ह नहीं होता। आगते हैं, विहान कब आएगा, वाक्य में त्रुटि बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विहान कब आएगा, ठीक है। विराम, इसमें मतलब किसकी त्रुटि होगी, विराम चिन्ह की, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब बताओ कौन सा विराम चिन्ह आएगा। क्वेश्चन में आ क्या रहा है, कब आएगा, ये लगाओगे या क्वेश्चन मार्क लगाओगे। ये सही होता तब यहाँ अंत में होता क्वेश्चन मार्क। तो विहान कब आएगा, यानी कि आप क्वेश्चन कर रहे हो तो कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक साइन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है। अल्प विराम का चिन्ह हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा अल्प विराम। ये आपका हो गया संयोजक, ये प्रश्नवाचक और ये पूर्ण विराम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राजू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा। यानी कि रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, ठीक है। तो इसमें कौन सा चिन्ह लगाओगे आप, विराम चिन्ह। तो यहाँ क्या लगाओगे, देखो रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, यहाँ क्या लगाओगे, विराम चिन्ह। पहले ये बात ख़त्म करोगे तब बताओगे कि यहाँ पे क्या लगेगा, अल्प विराम। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, इतनी बात, फिर कहोगे कल उसकी टांग टूट गई, तो बीच में कौन सा चिन्ह आएगा, अल्प विराम। अगला क्वेश्चन है, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। यानी कि आप जब लगाओगे क्या लगाओगे, आया, यहाँ क्या लगेगा, अल्प विराम चिन्ह आ जाएगा बीच में इनके, कि आनंद घर आया और थोड़ी देर रुका और चला गया। कौन सा चिन्ह आएगा, अल्प विराम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग होता है।
यानी कि समानाधिकरण जो चिन्ह वो शब्द होते हैं उनके मध्य में कौन से चिन्ह का यूज होता है, विराम चिन्ह। यानी कि जब एक्सेट्रा वगैरह लिखते हो ना किसी चीज़ के एग्जाम्पल, उनके बीच में क्या लगाते हो, अल्प विराम। तो उनके मध्य में कौन सा चिन्ह यूज होता है, अल्प विराम। बढ़ते हैं हम अपने 8th क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग ऑप्शन नंबर ए है आपका वाक्य के अंत में। गलत, अंत में विराम चिन्ह नहीं लगता कहीं भी, ऐसा भी नहीं है कहीं भी लगा दो। वाक्य के शुरू में कभी नहीं लग सकता। वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो, ठीक है, अल्प विराम लगता है वाक्य के मध्य में। और देखो इसी वाक्य में लग रहा है वाक्य के मध्य में अल्प विराम, फिर जहाँ बहुत कम ठहराव हो। बस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इस चिन्ह को क्या कहा जाता है। वो तो था अल्प विराम, ठीक है। और जब अर्ध विराम की बारी आएगी तो ये कौन सा चिन्ह हो गया, अर्ध विराम, ठीक है। अल्प विराम था, ये क्या हो गया, अर्ध विराम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है। इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है। विवरण चिन्ह कौन सा होता है आपका, ऑप्शन नंबर बी। देखो ये होता है विवरण चिन्ह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वाक्य में जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी कि पूर्ण विराम में तो आप पूरे रुक जाओगे, जहाँ थोड़ा कम रुकना है वहाँ कौन सा यूज करोगे, ऑप्शन नंबर डी, अर्ध विराम। पूर्ण विराम की जगह जहाँ कम रुकना है वहाँ कौन सा यूज करोगे, अर्ध विराम। अगला क्वेश्चन है मिश्रित और संयुक्त वाक्य के विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो मिश्रित और संयुक्त वाक्य के विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, अर्धविराम का। कौन से, मिश्रित, शब्दों को पढ़े, मिश्रित और संयुक्त वाक्य के विरोध का भाव प्रकट करने के लिए, किसका भाव, विरोध का भाव प्रकट करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का उपयोग होता है। एक समान अधिकरण होता है तो किस विराम चिन्ह का उपयोग होता है, तो वो होता है आपका अल्प विराम, तो नहीं होता। तो एक समान अधिकरण यानी किसके, अर्ध विराम के, अर्ध विराम। शायद इसमें ऑप्शन है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अर्ध विराम। सी डाल के देख लो, अर्ध विराम। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का यानी एक जैसी चीज़ों का जो वो होता है प्रयोग, तो उसमें कौन सा विराम आता है, अर्ध विराम। ये रहा देखो ऑप्शन नंबर सी, अर्ध विराम हो जाएगा इसमें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से किस वाक्य में अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है। यानी कि अब देखो यहाँ जो चिन्ह लग रहा है राम आया और श्याम सो गया, ये चिन्ह अर्ध विराम है, अल्प विराम है। ये हो जाएगा पहले में अल्प विराम, ये हो जाएगा गलत। दूसरा शाबाश यानी आश्चर्यचकित, या ये चिन्ह भी क्या हो जाएगा, गलत। अगला आलस्य मनुष्य का शत्रु है और इससे दूर रहें, तो ये चिन्ह कैसा हो जाएगा इसमें, अर्ध विराम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैंने पुस्तक पढ़ी, ये नॉर्मल पूर्ण विराम है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है। अब सीधा वही पूछ लिया आपसे कि अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक एक चिन्ह अपने आप में इम्पोर्टेंट है, याद करते चले। अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है, अल्प विराम पूछा, अब क्या पूछ रहा है, अर्ध विराम। सत्रह क्वेश्चन है निम्नलिखित में से योजक चिन्ह
योजक चिन्ह वही है, संयोजक जो लिखा था हमारी बुक में। योजक चिन्ह देखो दोनों हैं, छोटा भी और बड़ा भी, ठीक है। योजक चिन्ह जो दो शब्दों के बीच आकार को जोड़ने का कार्य करता है, जैसे सामासिक पद हो, ठीक है। तो योजक चिन्ह कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला, ऑप्शन नंबर बी। ये लोप हो गया किसी चीज़ का, ये प्रश्नवाचक होगा, और ये होगा तुम्हारा पाद चिन्ह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है। दो शब्दों के बीच में, जैसे कि आप माता पिता या छोटा बड़ा लिखोगे तो कौन सा चिन्ह, एक चिन्ह आता है ऐसा, जैसे कि आप लिखोगे माता और पिता, तो इनके बीच में जो चिन्ह लगाओगे आप ये वाला, ये क्या कहलाएगा, योजक चिन्ह। यही पूछा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हे भगवान डैश मेरी रक्षा करें, दिए गए विकल्पों में से क्या आएगा। यानी कि हे भगवान, तो यहाँ क्या आएगा, विस्मयादि बोधक। यानी कि ऐसे समझो जैसे आप गुस्से में कह रहे हो या किसी को बुला रहे हो, पुकार रहे हो, हे भगवान मेरी रक्षा करो। तो विस्मयादि बोधक जैसा साइन क्या होता है, ऐसा पूर्ण विराम खींचोगे, नीचे क्या लगा दोगे, एक बिंदी, ये क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह। हे भगवान मुझे बचा लो या मेरी रक्षा करो, तो क्या आएगा, विस्मयादि बोधक। अगला, हर्ष दुख घृणा पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो ये कौन से हो जाएंगे आपके शब्द, विस्मयादि बोधक, जहाँ की इसमें आश्चर्य और ऐड कर लेना, यहाँ पे आश्चर्य आ जाए एक बात को सुनते ही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हो गया 20-22 पे आ जाओ। मनोभाव को सूचित करने वाले शब्द किस अव्यय के बोधक होते हैं। यानी ऐसे चिन्ह जो मनोभावों को सूचित करते हैं, तो मनोभावों को सूचित करने वाले हर्ष उल्लास है ना, आक्रोश क्रोध, ये सारे क्या हो गए, मनोभाव जो अव्यय के बोधक होते हैं, क्या कहलाते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 23। अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है। अरे वाह आपका आगमन कैसा है, आकस्मिक। तो कौन सा चिन्ह यूज करेंगे हम, विस्मयादि बोधक, ऐसे बना लो, ये आश्चर्य वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ओ। ओ के बाद कौन सा लगाओगे, ऑप्शन नंबर बी। यही साइन बन रहा है, बिंदी सी, ऊपर थोड़ा बड़ा नीचे थोड़ा छोटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विस्मयादि बोधक का साइन कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर बी, देखते ही टिक कर देना। अगला भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 27। अरे तुम आ गए, इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह है। ध्यान रखना पूछा किसके बाद है, क्या पूछा है, अरे के बाद। कभी ये प्रश्नवाचक चिन्ह देखो और सी लगा के भगे चले आओ, नहीं ये गलत हो जाएगा। किसमें बात पूछा है, अरे। अरे के बाद कौन सा चिन्ह है, तो अरे के बाद जो चिन्ह कौन सा है, विस्मयादि बोधक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पे सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। आहा यानी कि खुशी की या कोई ऐसी बात हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो, है ना। तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, यानी इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा है। तो यहाँ पे भी कौन सा आएगा आपका, विस्मयादि बोधक। यहाँ देखो जब देखोगे आप तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ लगेगा ये वाला साइन ऐसे, ठीक है। आप कुछ मीठा खा रहे हो, आपने खा के कुछ बोला या एक्सक्यूज़ दिया, तो वो यहाँ पे लगेगा। अब देखो प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में कौन सा चिन्ह है जो प्रयोग में आता है, तो वो चिन्ह आता है आपका पूर्ण विराम। यदि किसी वाक्य के अंत में क्या नहीं आ रहा, तो प्रश्नवाचक नहीं आ रहा, और एक ये नहीं आ, एक डंडा ही तो आता है। जैसे मैंने लिखा राम घर जाता है, तो है के पीछे एक डंडा लगाते हैं ना, तो वो क्या कहलाएगा आपका पूर्ण विराम। यही पूछा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट करने के लिए
किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी कोई ऐसा शब्द है कठिन शब्द, यानी कि आपने जब भी देखा होगा निर्देशक साइन तो हम नहीं लगाते और ना ही उपविराम लगाते हैं, ना ही विवरण। यानी कोई कठिन शब्द है, ठीक है, तो ये नहीं लगाते हम। तो इसकी जगह क्या लगाते हैं, कोष्टक। यानी कोई किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन देनी है कठिन शब्द की, तो आप ब्रैकेट में लिख के उस चीज़ को बात को बता देते हैं, ठीक है, उसे एक्सप्लेन कर देते हैं। तो किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए हमेशा कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि किसी भाव शब्द की व्याख्या के लिए उसका जो मूल अंश है ना, उसे हाईलाइट या अंदर रखोगे तो किसके अंदर रखोगे, कोष्टक के। जो मेन चीज़ है उसे कहाँ रखोगे आप, कोष्टक के अंदर, कोष्टक के अंदर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से समानता सूचक शब्द कौन सा है। समानता का मतलब क्या हो गया आपका, बराबर। बराबर लिखा होता तो आप भक्के लगा देते ये वाला। तो ये किसका चिन्ह होता है आपका, समानता सूचक का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है। यानी कि निर्देशक चिन्ह कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला, ठीक है। निर्देशक चिन्ह हो जाएगा आपका ये हंसपद है और ये विस्मयादि बोधक है और ये तुम्हारा और चिन्ह है। अब देखो, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो, इनमें से किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है जो हमारा अंतिम नंबर 4 है, विवरण चिन्ह, इसका उपयोग करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, विवरण चिन्ह। अब आ जाते हैं 35। पूर्ण विराम के साथ एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से वह विराम चिन्ह कौन सा है। यानी कि पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है। जहाँ पूर्ण विराम लगा सकते हैं हम, वहाँ उसे भी लगा सकते हैं। तो उसे क्या बोल सकते हैं आप, फुल स्टॉप, ठीक है। इंग्लिश का शब्द है क्या, फुल स्टॉप। तो आप वहाँ पे क्या लगा सकते हैं, पूर्ण विराम या फुल स्टॉप। उपविराम इनमें से कौन सा चिन्ह है। उपविराम का चिन्ह कौन सा है, अल्पविराम तो हो गया आधा, उपविराम ये हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य के, मतलब किस वाक्य में हुआ है। बंधु 3 है। उपविराम का चिन्ह बताना है आपको, किस वाक्य में हुआ है, बताओ। उपविराम जब कथन पृथक करके दिखाना हो, यानी कि अलग अलग, ठीक है। तो बताओ कौन से में हो जाएगा। पहला है गणेश बिहारी, दूसरा श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। यहाँ पे भी लगा, यहाँ पे भी लगा है। उपविराम चिन्ह पहले में क्या लगाए हैं, ये योजक। दूसरे में क्या लगा है, ये दोनों बिंदी उपविराम की, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्या लगा है, अल्पविराम, और ये क्या लगा है आपका, विवरण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका आंसर, 37। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की जो भाषा है को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है। तो वो मानते हैं भाई साहब कामता प्रसाद गुरु जी 20, और इनके अकॉर्डिंग कितने विराम चिन्ह हैं, 20। और सारे कहाँ से लिए गए हैं, ये बोलते हैं अंग्रेजी से लिए गए हैं, ठीक है। थैंक यू। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितनी जल्दी हो सके हिंदी फिनिश करके इसका रिवीजन स्टार्ट कर दें। थैंक यू।